चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज ओपन इकोनॉमी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओपन इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि जिस कंट्री की इकोनॉमिक लेन देन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बिजनेस दूसरी कंट्री के साथ जुड़े हों, मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो। कोई कंट्री अगर इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व है, उसकी इकोनॉमी को बोलते हैं ओपन इकोनॉमी, क्योंकि बाहर की करेंसी आ रही है, बाहर का कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो भी हो रहा है, ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं या जो भी एक्टिविटीज़ है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ विद अदर कंट्रीज़, इसी को बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। कोई कंट्री है, अगर बाहर की किसी भी कंट्री से कोई लेन देन नहीं रख रहा है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट या कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो, किसी तरीके कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, उस कंट्री के क्लोज इकोनॉमी बोलेंगे। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओपन इकोनॉमी, ठीक है। अब इस ओपन इकोनॉमी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। चलो पहले यहाँ से कुछ पॉइंट डिस्कस कर लें, ठीक है। तो एक तो पढ़ेंगे फ्लो ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और नेट एक्सपोर्ट पढ़ेंगे। फ्लो ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, नेट कैपिटल आउटफ्लो, इक्वलिटी ऑफ नेट एक्सपोर्ट एंड नेट कैपिटल आउटफ्लो। फिर पढ़ेंगे सेविंग इन्वेस्टमेंट एंड देयर रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद रियल एंड नॉमिनल एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे, नॉमिनल एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे, रियल एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे। मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी टर्म्स यूज़ हो रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट लग रहा है बिजनेस का, वो सारी चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं। तो यार ये तो बड़ा ही ज़बरदस्त चैप्टर होने वाला है। देन फर्स्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट किस तरीके से डिटरमाइन होती है, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, फिर बेसिक लॉजिक ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी का लॉजिक क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी के इम्प्लीकेशन कहाँ पर है, क्या कुछ लिमिटेशन भी है, ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद इस चैप्टर का कंक्लूज़न है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं आज। काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये आज का लेक्चर, ठीक है। सो एज आई टोल्ड यू कि जो ओपन इकोनॉमी है इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स होगा। व्हाट इज़ इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स? इंपोर्ट एक्सपोर्ट भाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और कैपिटल फ्लो होगा। व्हाट इज़ कैपिटल फ्लो? भाई कोई अगर फॉरेनर आकर हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये इन्वेस्टमेंट की स्पेलिंग समझ लेना भाई। तो उसे बोलेंगे कैपिटल इनफ्लो हमारी कंट्री के लिए। क्या बोलेंगे? कैपिटल इनफ्लो बोले, क्योंकि कैपिटल इनफ्लो अंदर आया, हमारे कंट्री में आया। व्हाट इज़ कैपिटल आउटफ्लो? अगर हम लोग बाहर जाकर फॉरेन कंट्री में वी आर इन्वेस्टिंग इन फॉरेन कंट्री, तो क्योंकि हमारे पास से कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है ना, बाहर लग रहा है, बाहर किसी कंट्री में हम कैपिटल लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो होगा कैपिटल आउटफ्लो, राइट। तो गुड्स और सर्विस का इनफ्लो, गुड्स एंड सर्विसेज का इनफ्लो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कैपिटल का मैंने बता दिया कि इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट इन आवर कंट्री बाय फॉरेनर और इन अदर कंट्री बायर्स, दैट इज कैपिटल आउटफ्लो। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट और नेट एक्सपोर्ट क्या है? नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट आपने किया है 10 बिलियन, माइनस इंपोर्ट आपने 8 बिलियन किया है, तो आपका फ़ायदा यानी कि नेट एक्सपोर्ट 2 बिलियन है। हमेशा नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव होना चाहिए, जिससे कि कंट्री की इकोनॉमी क्या हो, बढ़े, स्ट्रांग हो। तो यही आपका ट्रेड बैलेंस होता है। अगर ट्रेड बैलेंस अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो वो डेफिसिट में हो जाता है, ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट ये होता है कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नेगेटिव में आ जाए, मतलब इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए, है ना। ट्रेड डेफिसिट क्या होगा? अगर आपने एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट उल्टा हो गया है, मतलब 10 बिलियन तो एक्सपोर्ट था, लेकिन इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर लिया, 13 बिलियन कर लिया, ठीक है, तो 3 बिलियन का क्या हो गया? माइनस में आ गया ना, तो ट्रेड डेफिसिट हो गया। भाई ये मत करो ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। पाकिस्तान जैसी कंट्री में ट्रेड डेफिसिट बहुत है, क्योंकि इंपोर्ट गुड्स बहुत होती हैं वहाँ पर, ठीक है। तो अपने कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, अपने कंट्री
देखो दो तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे दो फायदे हैं। एक तो डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारे प्रोडक्ट का होगा, ठीक है ना। तो ये एक तो इम्पोर्ट को घटाने में काम करेगा, क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन हो रहा है, लोग हमारी गुड्स खरीद रहे हैं, हम इतना अच्छी क्वालिटी का ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुड्स बना रहे हैं। बाहर से लोग इंपोर्ट क्यों करेंगे, इंपोर्ट कम होगा, एक तो ये हो गया। और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से और क्या फ़ायदा है कि जो भी चीज़ें बच जाएंगी एक्स्ट्रा हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन से, हम एक्सपोर्ट कर देंगे। तो दो दो फ़ायदे हैं ना, डबल फ़ायदा है, डबल फ़ायदा है। मतलब इम्पोर्ट है ना, कम कम हो जाएगा, क्योंकि लोग है ना डोमेस्टिक प्रोडक्ट खरीदेंगे, और जो प्रोडक्ट बच जाएगा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन एक्सपोर्ट के लिए, वो एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये कहानी थी। यहीं पे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। कंज्यूमर टेस्ट फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन गुड्स, प्राइसेस ऑफ गुड्स एट होम अब्रोड, अगर बाहर की गुड्स सस्ती है तो लोग इंपोर्ट करा लेंगे। एक्सचेंज रेट एट विच पीपल कैन यूज़ डोमेस्टिक करेंसी टू बाई फॉरेन करेंसी, ये भी है कि बाहर की करेंसीज अगर आपको लगता है बढ़ रही है, तुमने बाहर करेंसी खरीद लिया कि या इसका इंक्रीज़ होने का रेट ज़्यादा है, ज़्यादा रेट से इंक्रीज़ होगी। फिर इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड होम एंड अब्रोड, ये भी डिपेंड करता है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, गवर्नमेंट पॉलिसीज टुवार्ड्स इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये इन्फ्लुएंस करता है किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी अगर बहुत लिबरल है तो लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। इंडिया में 91 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, उससे पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट इतना इजी नहीं था। काफ़ी सारे लाइसेंसिंग, टैक्सेशन, ये वो चार्जेस देने पड़ते थे, ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी। लेकिन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ 1991 बाई मनमोहन सिंह, देन फाइनेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने काफ़ी इजी कर दिया, लिबरलाइजेशन कर दिया। लिबरलाइजेशन हुआ, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने लगे, पुश करने लगे कि एक्सपोर्ट करो, आपको उल्टा सब्सिडी मिलेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें होने लगी, तो लोग फिर ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे गुड्स के, लोग काम पे लग गए और एक्सपोर्ट करने लगे। लेकिन हमें तो यहाँ पे यूएस इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि यूएस इकोनॉमी में एक्सपोर्ट तो काफ़ी होता है, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। दोनों चीज़ें वहाँ पर क्या है, एक तो नेचुरल रिसोर्सेज एनआर अच्छा है, और उस अब नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे थोड़ी ना इस्तेमाल हो जाएगा, आपको टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन भी कम है, तो पॉपुलेशन इतनी नहीं है कंपैरेटिवली प्रोडक्शन से, तो काफ़ी सारी चीज़ें बच जाती हैं, वो एक्सपोर्ट में चली जाती हैं, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब इंडिया जैसी कंट्री में काफ़ी पॉपुलेशन है, तो काफ़ी जो प्रोडक्शन होता है वो ओन कंजम्पशन में भी चला जाता है, तो एक्सपोर्ट के लिए इतना चीज़ें बचती नहीं है। तो ये है यूएस इकोनॉमी का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2020 में इंपोर्ट की जीडीपी थोड़ी सी बढ़ी है। पहले है ना एक्सपोर्ट ज़्यादा था, ये देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अभी यहाँ आते आते एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, थोड़ा सा लैग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ऐसे थोड़ा लैग कर रहा है, बीच में यहाँ पर काफ़ी कम हो गया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों। आई थिंक उस टाइम है ना ये हुआ था द ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन हुआ था, तो 2008 के टाइम, है ना, 2008 के टाइम, तो यहाँ पे ओवरऑल कम है। तो अब ये सवाल है कि यूएस जैसे कंट्री में भी इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इंपोर्ट क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो ये जो है डिफेंस में बहुत इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ये यूएस इकोनॉमी है ना, डिफेंस में काफ़ी बड़ा अमाउंट है ना, डिफेंस में इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है। इस वजह से इंपोर्ट का लेवल यहाँ पे थोड़ा बढ़ा हुआ है। उसी पर ही तो पॉलिटिक्स जो वहाँ की है, एक ये पॉइंट है उनका, ये केस है, सेंसिटिव केस है कि डिफेंस में ना करके पब्लिक के लिए उतना इन्वेस्ट किया जाए, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। सो टेंडेंसी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, लेकिन कंपैरेटिवली अगर वैसे कंपेयर करेंगे इंडिया की इकोनॉमी से कंपेयर करें तो काफ़ी फ़र्क रहेगा, ठीक है। इंडिया का इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा जाएगा, पाकिस्तान का इंपोर्ट काफ़ी जाएगा, इसका एक्सपोर्ट काफ़ी कम, लेकिन तो ऑलमोस्ट क्लोज है। सो टेंडेंसी, और ये चाइना का देखोगे तो चाइना का तो एक्सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा है, इंपोर्ट तो बहुत ही कम होगा। अगर चाइना का ग्राफ निकाल के देख लेना तो उसका तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर
काफ़ी एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है, प्रोडक्शन बहुत है, लोग बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं। ठीक है, तो ये डेटा का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये पढ़ लेना, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। देखिए यहाँ पे टैरिफ वाला भी केस दिया हुआ है न्यू नोट्स में डोनाल्ड ट्रम्प का। ठीक है, पढ़ लेना ये। खैर, अब देखो नेट कैपिटल आउटफ्लो, तो कैपिटल का मैंने बता दिया था कि कोई फॉरेनर अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है तो कैपिटल इनफ्लो होता है, हम फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो वो होता है आउटफ्लो। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है नेट कैपिटल आउटफ्लो क्या है, परचेज ऑफ फॉरेन एसेट बाय डोमेस्टिक रेसिडेंट माइनस कर दो, मतलब वही कैपिटल आउटफ्लो माइनस कैपिटल इनफ्लो। ठीक है ना, कैपिटल आउटफ्लो माइनस कैपिटल इनफ्लो, कि बाहर जाके एक एक डोमेस्टिक रेसिडेंट ने फॉरेन में जाके एसेट्स परचेज किया या इन्वेस्टमेंट किया, वो हो जाएगा कैपिटल आउटफ्लो। और परचेज ऑफ डोमेस्टिक एसेट बाय फॉरेनर, यहाँ आके फॉरेनर ने हमारे एसेट्स खरीद लिए, हम पर इन्वेस्ट कर दिया, वो हो जाएगा इनफ्लो। तो नेट कैपिटल आउटफ्लो रिफर टू द डिफरेंस बिटवीन द परचेज ऑफ फॉरेन एसेट बाय द दिस। ठीक है, तो कैपिटल आउटफ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, कैपिटल आउटफ्लो पॉजिटिव, हम बाहर कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाहर का पैसा लेकर आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात हो जाएगी, है ना। तो जिस तरह की ट्रेड डेफिसिट में अगर ट्रेड एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो डेफिसिट नहीं खाएंगे ना, फिर डेफिसिट तो तब होगा जब इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए। तो यही का आउटफ्लो का भी कैपिटल आउटफ्लो, हम बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे, बाहर से प्रॉफिट हमें मिलेगा और हमारे कंट्री में आएगा वो प्रॉफिट, तो वो हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे लिखा हुआ है ना, वे नेट कैपिटल इन आउटफ्लो इज निगेटिव, अगर माइनस में आ गया, मतलब आउटफ्लो कम है, इनफ्लो ज़्यादा है, तो कंट्री एक्सपीरियंसिंग एक कैपिटल इनफ्लो, यानी कैपिटल इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है, वो उसके पूरे लोग बाहर आके पैसा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, इसी को नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो दूसरे चैप्टर में और भी चीज़ इसकी पढ़ने वाली, से रियल इंटरेस्ट रेट पेड ऑन फॉरेन एसेट्स क्या होता है, रियल इंटरेस्ट रेट पेड ऑन डोमेस्टिक एसेट्स क्या है, ये आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। परसीव्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिस्क होल्डिंग एसेट्स अब्रोड, गवर्नमेंट पॉलिसी दैट इफेक्ट द फॉरेन ओनरशिप डोमेस्टिक एसेट्स। ठीक है, ये आगे के चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सारी चीज़ें क्या है। ठीक है, बाकी मैंने इसका मतलब ओवरऑल बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड देयर रिलेशनशिप टू इंटरनेशनल फ्लोज। तो जैसे कि इससे पहले भी हम लोग ने डिस्कस किया था कि जो नेट एक्सपोर्ट के मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं, ये CIGNX। ठीक है, सो व्हेन वी इंट्रोड्यूस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करें कि GDP क्या है, सो द इकोनॉमिक GDP दैट इज़ वाई इज़ डिवाइडेड एमंग 4 कंपोनेंट। क्या 4 कंपोनेंट, एक तो कंजम्पशन हम कितना कर रहे हैं, पैसा बच गया, इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया, फिर गवर्नमेंट ने कितना परचेज कर लिया, और एक्सपोर्ट हमने कितना किया, यही सब तो GDP हुआ। हमने कितना कंजम्पशन किया, सारे GDP क्या होता है, कितना प्रोडक्शन हमने किया ओवरऑल, तो हमने कितना कंजम्पशन किया, हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया, हमने गवर्नमेंट ने कितनी परचेस किया, एंड फिर नेट एक्सपोर्ट कितना एक्सपोर्ट हमने कर दिया, ये सब मिलाकर क्या हो जाएगा, GDP हो जाएगा। सो द टोटल, ठीक है, ये सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, जिसमें से इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, एक उसको सेविंग कहेंगे हम लोग, है ना। वो हमारा बचत हो गई ना, सेविंग हो गई ना हमारी, एक्स्ट्रा पैसे हो गए कि हमने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया और एक्सपोर्ट कर दिया, इतना एक्स्ट्रा हमारा बच गया कि हमने एक्सपोर्ट भी कर दिया और कहीं पर इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, इसीलिए इसको हम सेविंग से कह सकते हैं। मतलब बाकी 2 टर्म किधर लगा होगा, माइनस करोगे, तो माइनस करके क्या माइनस करोगे, टोटल GDP में से, टोटल प्रोडक्शन में से कंजम्पशन माइनस किया, गवर्नमेंट ने कुछ परचेज, गवर्नमेंट माइनस कर, बचा कुचा क्या हो गया, सेविंग हो गया। वही सेविंग हमने इन्वेस्टमेंट या एक्सपोर्ट कहलाएगा, वो एक्सपोर्ट कर दिया या तो इन्वेस्टमेंट कर दिया।
इसको ऐसे भी कह सकते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नेट कैपिटल आउटफ्लो, बाहर हमने इन्वेस्टमेंट किया, हमारे अपने कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर दिया उसी सेविंग को, है ना, ये होता है। तो नेशन की सेविंग्स है ना होनी चाहिए अच्छी। So this equation states that nation saving must equal domestic investment plus is net capital outflow. In other words, when a US household saves $1 of its income for the future, that dollar can be used finance either the accumulation of domestic capital or purchase of foreign। तो ये तो मैंने वही, भाई जो मैंने आपको हिंदी में बताया वही चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए, एग्जाम्पल पढ़ लेना। सो यहाँ पर भी देखो कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, इंटरनेशनल फ्लोस ऑफ गुड्स एंड कैपिटल समरीज के, कि एक्सपोर्ट में इंपोर्ट अगर ज़्यादा है तो ये ट्रेड डिफिसिट कब कब हो सकता है। देखो, और बैलेंस ट्रेड, अच्छा ट्रेड कब कब हो सकता है, तो ट्रेड डिफिसिट भाई इंपोर्ट ज़्यादा है, या नेट एक्सपोर्ट ज़ीरो से भी कम है, मतलब वही नेगेटिव में है जो मैंने बताया अभी, या फिर ये जो जीडीपी है ये कम है और ये वाला टर्म ज़्यादा, कंजम्पशन ज़्यादा है, गवर्नमेंट परचेज ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, लेकिन जीडीपी उसकी कम है, यानी बाहर से हमने कुछ उधार लिया हुआ पैसा। भाई जीडीपी क्या बता रहा है कि जीडीपी कम है, किससे, कंजम्पशन ये ज़्यादा है, प्लस आई प्लस जी ये ज़्यादा है, और हमारे घर का प्रोडक्शन कम है, तो ये ज़्यादा, ये कहाँ से ज़्यादा कैसे हुआ सर, ये प्रोडक्शन जितना होगा उतनी तो कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट परचेज करेगी। अरे भाई हमने बाहर से इम्पोर्ट कराया होगा, उधार लिया होगा पैसा, ये तो पूरा कर ही रहे ना, जीडीपी हमारी कम है, ठीक है ना। तो ये ट्रेड डिफिसिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, अच्छे से कर लेना। सेविंग कम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ये भी ट्रेड डिफिसिट कहलाएगा। भाई सेविंग कितनी उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो, और सेविंग कम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मतलब तुम नुकसान पे चल रहे हो, कहीं से उधार ला के इन्वेस्ट कर रहे हो क्या, कहीं से लोन ला के उल्टा किसी और को लोन दे रहे हो क्या। नेट कैपिटल आउटफ्लो नेगेटिव में है, ज़ीरो से कम है, ये भी बता चुके हैं हम, ठीक है। ये ट्रेड बैलेंस, चलो ये बैलेंस तो मतलब सब कुछ बराबर में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ट्रेड सरप्लस में एक्सपोर्ट ज़्यादा, नेट एक्सपोर्ट ज़्यादा, जीडीपी ज़्यादा, सेविंग ज़्यादा, आउटफ्लो ज़्यादा, है ना। हम लोग बाहर, और नेट कैपिटल आउटफ्लो मतलब बाहर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, बाहर का एसेट ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, ठीक है। ये तो लिखा हुआ है, सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब यहाँ पे देखो एक ग्राफ दिया हुआ है जीडीपी का, नेट कैपिटल आउटफ्लो एज परसेंट, ठीक है, नेट कैपिटल आउटफ्लो, ये चल रहा है, कौन सा, यूएस का ही है ना, हाँ यूएस का ये ही होगा। अब देखो रेड वाली जो लाइन है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की है, ग्रीन वाली लाइन क्या है, नेशनल सेविंग की है। तो यहाँ पे आप देखोगे रेड कलर का डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन नेशनल सेविंग कम होती जा रही धीरे धीरे, ये यूएसए की। तो ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो अच्छी। अब देखो होता क्या, यूएसए जैसा सर, ऐसा क्यों, वहाँ पर भी ऊपर ग्राफ थोड़ा सा वो और दिखा रहा था नेगेटिव टाइप का, इससे पहले वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा, इंपोर्ट ज़्यादा था। तो यूएसए एक्चुअली एक होता है ना पंचायत का सरपंच, इतने कंट्री को लोन दे के रखा हुआ है, डेवलपिंग कंट्री या जो पुअर कंट्री है, अपने सपोर्ट के लिए, अपने उसके लिए, कि काफ़ी जगह एक दूसरे को वॉर में कूदना, और इंटरनेशनल लेवल पे इंटरफेयरिंग उसकी ज़्यादा है। फिर लोन बहुत प्रोवाइड करता है डेवलपिंग अंडर डेवलप कंट्रीज़ को, बहुत सारे प्रोग्राम, ये यूएन में काफ़ी डोनेशन है इसका, ठीक है, यूएसए का। तो इस वजह से वो ग्राफ में ऐसा दिख रहा है, बट पावरफुल है। यहाँ पे देखो नेट कैपिटल आउटफ्लो, देखो यूएसए कितना कम होता है, पहले बहुत ज़बरदस्त था, 1960 सुपर पावर तो बन ही गया था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हुआ, वापस थोड़ा ज़्यादा हुआ, फिर कम हो गया बिल्कुल, 2005 के टाइम तो बिल्कुल ही कम हो गया था। लेकिन फिर देखो आउटफ्लो थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन थोड़ा सा कम, तो ये कम ज़्यादा हो रहा है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी नेट कैपिटल आउटफ्लो इसका। लेकिन है, देखो नेट कैपिटल आउटफ्लो देख रहे हो नेगेटिव में चल रहा है, उसका रीज़न जो मैंने बताया ना, वही रीज़न है कि बाहर उसे लोन बहुत दे के रखे हुए हैं,
अब उसका अगर आप डेटा निकालोगे ना, 50 कंट्रीज़ के लोन यूएस ने दिए हुए हैं। और ये दुकान बैलेंस फिस्कल पॉलिसी चल रही है इसकी 80 से 87 के बीच में। काफ़ी जीडीपी डाउन हो गई थी रोनाल्ड रीगन के टाइम, क्योंकि यहाँ पर डिफेंस की स्पेंडिंग, देखो मैंने बताया डिफेंस बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करती है। अब डिफेंस में पैसा खर्चा करने से प्रॉफिट थोड़ी ना मिलता है। आपने करोड़ों अरबों रुपए डिफेंस में खर्चा कर दिया, बिलियन मिलियन बिलियंस, उससे रिटर्न थोड़ा, कितनी सैलरी देनी पड़ती है, कितना वेपन्स महंगे महंगे, उससे कोई रिटर्न थोड़ा थोड़ी ना मिल रहा है। आप फैक्ट्री डालोगे तो, इंडस्ट्रीज डालोगे, उससे रिटर्न मिलेगा। अब डिफेंस में रिटर्न तो नहीं मिलेगा, लेकिन अब इसको पावरफुल रखना है अपने कंट्री को, तो ये भी है, ठीक है ना। फिर एक पीरियड आया, इन्वेस्टमेंट बूम हुआ 1991 2000 के बीच में। कुछ पॉलिसीज उन्होंने चेंज किया, यहाँ पे बजट सरप्लस हुआ डेफिसिट से, ठीक है, सेविंग इंक्रीज हुई। वापस डाउन टर्न हुआ, फिर रिकवरी हुई। ये पूरा पढ़ लेना। रिसेशन के टाइम भी काफ़ी पैंडमिक स्पेंडिंग, पैंडमिक काफ़ी डाउन हुआ। पैंडमिक का ग्राफ दिया हुआ है क्या यहाँ पे 2000? हाँ, ये देखो इसलिए डाउन हुआ ना यहाँ पर, कोरोना पैंडमिक का, ठीक है, पूरा पढ़ लीजिएगा। A typical country can increase its citizen welfare by enacting policies that would increase its trade surplus, ठीक है। तो और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इसमें ये कि कितने जो इकोनॉमिस्ट है वो डिसएग्री हो रहे हैं। 66% क्या, ए टिपिकल कंट्री कैन इंक्रीज सिटीजन वेलफेयर बाय इंडक्टिंग पॉलिसी दैट वुड इंक्रीज इट्स ट्रेड सरप्लस। भाई अगर वेलफेयर बहुत ज़्यादा रखेंगे तो ट्रेड सरप्लस तो उतना कैसे हो पाएगा। आपको हर चीज़ बैलेंस रखनी है। वेलफेयर अगर आप सिटीजन को बहुत ज़्यादा लोन या बहुत फ्री में लोन दे रहे हो, या दूसरी सर्विसेज दे रहे हो, होम्स दे रहे हो पूरा, तो आप फिर ट्रेड सरप्लस नहीं कर पाओगे। अब आगे देखो, और एक कॉन्सेप्ट है, एक तरह से ये जो सेंटेंस है कोई इकोनॉमी, तो ये एक कॉन्सेप्ट ही हुआ। एन इम्पॉर्टेंट रीजन वाई मैनी वर्कर इन मिशिगन to Ohio and Ohio lost job in recent year is because US presidential administration over the past 30 years have not been tough enough in trade negotiation। तो क्या ट्रेड नेगोशिएशन अच्छे नहीं हुए क्या? जो भी उनकी ट्रेड पॉलिसीज थी दूसरे कंट्रीज़ के साथ में, इवन अपनी ही कंट्री के बीच में जो पॉलिसीज थी डोमेस्टिक, क्या वो अच्छी नहीं थी? तो उसमें इकोनॉमिस्ट ने बताया कि वो डिसएग्री हुए 87 लोग, वो नहीं मानते कि ऐसा ये रीज़न है। तो क्या रीज़न हो सकता है फिर कि इतनी लोगों की जॉब लॉस हो रही है, ठीक है ना। इसका रीज़न क्या हो सकता है ये आप बताइएगा रिसर्च करके, क्योंकि ये सब जो एजुकेशन है ओन रिसर्च पे ज़्यादा होती है। तो प्राइसेस फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन रियल एंड नॉमिनल एक्सचेंज। अब देखो रियल एंड नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है। रियल का मैंने बताया कि जो रियल वैल्यूज़ होती है, ये मैंने आपको बताया था। नॉमिनल जो रुपीस करेंसी के उसमें वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है ना। तो ये भी मैंने बताया था कि रियल वाली नॉमिनल को इन्फ्लुएंस कर सकती है, लेकिन इन्फ्लुएंस नॉमिनल जो है वो रियल वैल्यू का इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। So we have discussed measure of flow of goods and services and the flow of capital across the nation border. In addition to these quantity variables, economists also study the price at which these international transactions take place. Just as the price in any market coordinates buyer, just as the price in any market coordinates buyer and seller international, ठीक है, जो प्राइस होता है वो बायर और सेलर को इनेबल करता है टू मेक ए डील। इंटरनेशनल प्राइसेस कोऑर्डिनेट कंज्यूमर प्रोड्यूसर एंड इन्वेस्टर एज दे इंटरैक्ट द वर्ल्ड मार्केट। तो किसी भी चीज़ का, किसी भी गुड्स या सर्विस का प्राइस होना ज़रूरी है। तो टू ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल प्राइसेस आर नॉमिनल एंड रियल एक्सचेंज रेट। कि नॉमिनल क्या है? सो नॉमिनल एक्सचेंज रेट टेल्स यू हाउ मच यू विल रिसीव इफ यू ट्रेड द करेंसी ऑफ वन कंट्री टू फॉर द करेंसी ऑफ द अदर। ये हो गया नॉमिनल एक्सचेंज रेट, कि कितना आपको मिलेगा एक
अगर आपने 1000 रुपीज़ दिए तो उसके डॉलर कितने मिलेंगे, दैट इज़ योर वॉट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट। तो अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन, अब यहाँ पर तो हमारा डिप्रिसिएशन हो जाएगा अगर रुपीज़ से डॉलर लेंगे तो, है ना, क्योंकि हमारी वैल्यू तो बहुत ही कम है, लेकिन डॉलर से रुपीज़ में अप्रिसिएशन हो जाएगा। तो यही बताता है वीक इकोनॉमी है या कितनी स्ट्रेंथ है आपकी। तो डॉलर की स्ट्रेंथ देखो 85 या 84 जितना चल रहा है, एक एक डॉलर का 85 रुपीज़, तो डॉलर इतना स्ट्रांग है अगर रुपीज़ के कंपेयर में करेंगे। तो ये हो गया नॉमिनल एक्सचेंज रेट। यूरो की बात करेंगे, यूरो का और भी ज़्यादा है 95, अगर इससे बात करेंगे रुपीज़ से तो 90 अबाव है। ठीक है, तो यहाँ पे यही इन्फॉर्मेशन दी हुई है किसकी करेंसी किस कंट्री के लिए क्या नॉमिनल एक्सचेंज रेट है। तो वो जस्ट एक जीके टाइप है, तो ये पढ़ लेना। फिर रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है? रियल एक्सचेंज रेट विच यू कैन ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वन कंट्री ऑफ दोज अनदर, ऐसे रेट जिससे आप बिजनेस कर रहे हो दूसरे कंट्री के साथ में। ठीक है, इफ़ यू गो टू शॉपिंग एंड फाइंड द पाउंड ऑफ स्विस चीज इज ट्वाइस एज एक्सपेंसिव एज पाउंड ऑफ अमेरिकन चीज, द रियल एक्सचेंज रेट इज हाफ पाउंड ऑफ स्विस चीज पर पाउंड। तो यहाँ पे किसी गुड्स से देखा जाता है, कोई गुड्स के कंपेयर किया जाता है कि हमने एक चीज़ लिया, वो चीज़ डॉलर में कितना मिल रहा है और तुम्हें रुपीज़ कितने देने पड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो वो है। तो नोटिस दैट लाइक द नॉमिनल एक्सचेंज रेट द रियल एक्सचेंज रेट इज एक्सप्रेस एज यूनिट फॉर द फॉरेन आइटम पर यूनिट। मतलब इसमें कि एक एक डॉलर में कितना वो सामान मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे $10 में आप कितने बर्गर ले सकते हो, जैसे हमने बोला $10 5 बर्गर ले सकते हो। ठीक है ना, अब यही 5 बर्गर के लिए या ऐसे यही 10 यूरो में आप कितने बर्गर ले पा रहे हो, तो आपको समझो 6 बर्गर मिल रहे हैं, समझो ऐसे। तो ये हो गया रियल एक्सचेंज रेट, मतलब उसको गुड्स में हमने कन्वर्ट किया। काफ़ी क्लोज हैं दोनों एक दूसरे के। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट a bushel of American price sells for $100 and the bushel of Japanese rice sells this much yen. What is the real exchange rate between the American and Japanese rice? To answer this question we must first use the nominal exchange rate to convert the price। जैसे अभी मैंने कन्वर्ट किया ना प्राइस में, कॉमन करेंसी, द नॉमिनल एक्सचेंज रेट 80 yen per dollar and the price of American rice 100 per bushel is। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको करना है रियल एक्सचेंज रेट। जैसे नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या, इंटू डोमेस्टिक प्राइस मल्टीप्लाई कर लो अपॉन फॉरेन प्राइस। कोई भी एक कॉमन एक प्राइस तो मेरे जैसे डॉलर, दोनों को डॉलर में कन्वर्ट कर लो, दोनों को डॉलर में आपको कन्वर्ट करना है, चाहे वो जैसे येन है या दूसरा कोई वो है। तो उस तरह है ना, कॉमन इसमें कन्वर्ट करके आप फिर निकाल सकते हो कि कितना रेट वो उतने रुपए में कितना मिल रहा है। जैसे मैंने बर्गर और इसका क्वांटिटी का बताया ना, सेम वैसे ही है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मूला 80 येन पर डॉलर, $1 80 येन का है, और वो $1 में कितने बशल मिल रहे हैं, 100 पर ये मिल रहा है बशल फॉर अमेरिकन राइस। ठीक है, इसके लिए $100, इसके लिए 80 येन, और ये एक मिल रहा है। ठीक है ना, फिर डिवाइड बाई, इसको हमने कन्वर्ट किया येन में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मालूम पड़ गया कि वो जो राइस है वो हाफ मिल रहा है। अगर जापानीज़ में ले रहे हैं तो आधा मिलेगा। जैसे कि मैंने बर्गर का एग्जांपल दिया था कि अगर वही यूरो में लेंगे तो 6 बर्गर मिल रहे हैं, तो इसी तरह यहाँ पर ये है कि येन में ले रहे हैं तो हाफ मिल रहा है, अमेरिका डॉलर में ले रहे हैं उतने में तो एक मिल रहा है। ठीक है ना, एग्जैक्टली वही जो मैंने अभी बताया कि उतने सेम रुपीज़ में सेम उसमें कितने कितने मिल रहे हैं। यहाँ पे प्राइस इंडेक्स के बारे में दिया हुआ है। When studying the economy as whole, macroeconomy focus on overall price rather than the price of individual item। ओवरऑल प्राइस लिया जाता है। ठीक है, ओवरऑल उस कंट्री का प्राइस क्या चल रहा है, उसमें ऑयल का भी आ गया, आटे का भी आ गया, दाल का भी, सब का आ गया। ठीक है, दैट इज टू मेजर द रियल एक्सचेंज रेट
They use price indexes such as the consumer price index, which measures the price of basket of goods and services. By using price index for US basket, the price index for foreign basket. ठीक है, यूएस के कंपेयर में फॉरेन बास्केट हम देख रहे हैं, ठीक है. एंड द नॉमिनल एक्सचेंज रेट बिटवीन द यूएस डॉलर एंड द फॉरेन करेंसी, दैट इज ई. एक्सचेंज रेट क्या है, जैसे कि 80 रुपीज़ का $1 है, वैसे वो एक्सचेंज रेट हो गया वो. अगर हम डोमेस्टिक में हमारी कंट्री लें और फॉरेन बास्केट में यूएस की कंट्री लें, यूएस ले लें, ठीक है ना, फॉरेन बास्केट. तो वी कैन कंप्यूट द ओवरऑल रियल एक्सचेंज रेट बिटवीन द यूएस एंड द अदर कंट्रीज. यहाँ पे यूएस और अदर कंट्री का दिया हुआ है. यूएस को हमने डोमेस्टिक लिया हुआ है, अदर कंट्री को फॉरेन लिया हुआ है, ठीक है ना. ये जो पी है ये फॉरेन कंट्री का हो गया, यूएस के लिए फॉरेन कंट्री. और ये जो पी है ये डोमेस्टिक प्राइस है, यूएस का प्राइस है. ये ई है एक्सचेंज रेट है, ठीक है ना. तो रियल एक्सचेंज रेट मालूम पड़ जाएगा आपको. एग्जांपल के तौर पे जैसे कि अब US टू हम इंडिया की बात करें कि $1 के 80 रुपीज़ मिलेगा उसको, तो 80 रुपीज़ एक्सचेंज रेट हो गया इनटू वहाँ पर प्राइस उस बास्केट का क्या है. समझो बास्केट खरीदने में हमें $100 लग रहे हैं, डिवाइड बाई अब यहाँ पर हमारे कंट्री में उसको कितने में मिल जाएगा वो बास्केट. अब वो $100 है, वो बास्केट हमारे कंट्री से सस्ती मिलेगी, ठीक है ना. तो अब सस्ती मतलब इन रुपीज़ में अगर हम लेंगे, यहाँ पर तो $100 मिल गया ना, और रुपीज़ में लेंगे तो समझो 800 में मिलेगी ऐसे, या फिर 800 में नहीं, ऐसे लेंगे. प्राइस इंडेक्स फॉरेन बास्केट की प्राइस इंडेक्स क्या है, जैसे कि फॉरेन बास्केट खरीदने प्राइस इंडेक्स वो 500 मिल जाएगा. समझो 500 रुपीज़ में फॉरेन बास्केट का प्राइस इंडेक्स. तो फिर क्या करना है, उसको आंसर निकाल लेना है आपका. यहाँ पे एग्जांपल न्यूमेरिकल के दिए नहीं है, वरना मैं आपको बताता था. प्राइस इंडेक्स फॉर फॉरेन बास्केट, चलो ऐसे ले लो इसको. देखो आपने एक्सचेंज अगर US टू इंडिया हम देख रहे हैं, ठीक है. एक्सचेंज रेट आपने लिया 80 US के लिए, और वहाँ पर US में जो बास्केट खरीद रहे हो $100 का मिल रहा है, ठीक है. अब वही बास्केट इंडिया में जब खरीदेंगे वो बास्केट, क्योंकि इंडिया में और थोड़ा सस्ता है मार्केट, लेकिन डॉलर से ही कंपेयर करना है आपको. किससे कंपेयर करना, डॉलर से ही कंपेयर करना है कि इंडिया में आके वो इन डॉलर वो सस्ते में खरीद लेगा. 100 का नहीं खरीदेगा, वो खरीद ले रहा है समझो 40 में मान लिया. तो आपको यहाँ पे लगा देना है 2, यानी 200 हो गया रियल एक्सचेंज रेट. इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है रियल एक्सचेंज रेट क्या है. नेक्स्ट है फर्स्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट, रेट डिटर्मिनेशन, परचेजिंग पावर पैरिटी. अब यहाँ पर जरा परचेजिंग पावर पैरिटी को ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी डेली लाइफ के लिए भी, ठीक है. देखो एग्जांपल के तौर पे आपको एक यूएस की कंपनी है, ठीक है. यूएस की कंपनी है, वो वहाँ से ऑफर आया आपको $1 लाख का समझो ईयरली पैकेज मिला, ठीक है. $1 लाख का, ठीक है. और इंडिया की कंपनी आपको 30 लाख रुपीस में दे रही है ईयरली पैकेज. अब आप इतने तो बेवकूफ़ नहीं हो कि 30 लाख और डायरेक्ट 30 लाख को ज़्यादा समझोगे. आप तो कन्वर्ट करोगे. आप क्या करोगे, रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे, विच इज़ बेटर. तो आपने 1 लाख को 1 लाख जो डॉलर है उसको 80 रुपीज़ के हिसाब से कन्वर्ट किया. यहाँ पर कितने हो गए, 80 लाख के हिसाब से 80 लैक्स हो गए. तो यहाँ पर आप खुश हो जाओगे, भाई ये तो रुपीज़ में 80 लैक्स दे रही है कंपनी, क्योंकि $1 लाख है. और इंडिया जो रुपीज़ है वो 30 लैक्स है. डेफिनेटली यूएस की जो कंपनी है वो 80 लाख रुपए दे रही है. अगर यूएस में मैं काम करूँ, यूएस में सेटल हो जाऊँ, 80 लाख रुपए मुझे मिलेंगे इन रुपीज़. लेकिन यहाँ पर कहानी बस नहीं हो रही है, यहाँ कहानी काफ़ी नहीं है. इसके अलावा भी आपको चीज़ें ये देखनी पड़ती हैं कि अगर इंडिया में हमें 30 लाख रुपए मिले तो हमारी परचेजिंग पावर, हम कितना बास्केट खरीद सकते हैं. और यूएस में अगर 80 लाख रुपए मिले
तो हम कितनी बास्केट, क्या परचेजिंग पावर है, कितने बास्केट खरीद सकते हैं, ये भी तुम्हें कंपेयर करना पड़ेगा। ये भी कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इन जनरली यूएस में चीज़ें महंगी मिलती हैं, मतलब कन्वर्ट कन्वर्ट करने के बाद भी। जैसे यहाँ पर हमने आटा खरीद लिया 40 रुपये किलो, तो वहाँ पे आटा रुपीज़ के हिसाब से $1/2 भी नहीं मिलेगा। तो वहाँ की महंगाई अलग है, सिस्टम अलग है, वहाँ का रियल एक्सचेंज रेट अलग है। तो वहाँ पे 40 रुपीज़ यानी $1/2 भी नहीं मिलेगा। $1 में आटा मिले, वहाँ का देख लेना फ्लोर कितने रुपए के जी चल रहा है। तो परचेजिंग पावर में कन्वर्ट करना पड़ता है। 30 लाख में इंडिया में रह के क्या खरीद सकता हूँ, और 80 लाख रुपए में मैं यूएस में, पता चला वहाँ तो 80 लाख कमा रहा हूँ, लेकिन रेंट बहुत ज़्यादा जा रहा है। बाहर होटल और कैफ़े में एक चाय पीने जा रहे हो तो यहाँ चाय 10 रुपये में मिल जाती है स्ट्रीट में। वहाँ पे चाय के अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे 200 रुपये 300 रुपये चाय के हो रहे हैं, है ना, अगर कन्वर्ट करने के बाद भी। तो ये तुम्हें कंपेयर करना पड़ेगा। तो अब अभी एट रिसेंट लगभग 22-23 रुपीज़ पर बास्केट इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर के कंपेयर में चल रहा है, 23 रुपीज़, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 30 लाख को 23 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और आपको कितना मिल रहा था उधर, 30 लाख को आपको 23 में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे देखना है, क्योंकि यहाँ पर आप 80 लाख रुपए में जो एक बास्केट आप, मतलब एक बास्केट का वो आप रेट ले रहे हो, और इंडिया के इंटरनेशनल कंपेयर करेंगे तो वो 23 रुपीज़ बास्केट चल रही है यूएस में। अगर इससे कंपेयर करोगे, इंडिया के रुपीज़ से कंपेयर करोगे, मतलब डॉलर का किसी से कंपेयर करो, मतलब 23 है, 23 के हिसाब से 23 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है ना। यानी 30 लाख रुपए को आपको 23 में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कितना हो गया देख लो, फिर आप तब आप कंपेयर कर पाओगे कि हाँ ये कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। तो कितना हो रहा है देख लो, 23 × 3 69 690, यहाँ पे 690 हो रहा है, ठीक है ना। बराबर कैलकुलेट हुआ है ना, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। इसको ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे हम लोग। देखो आपको क्या करना है, ठीक है, अगर इंडिया और यूएस का परचेजिंग पावर देखेंगे, क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी देखी जाती है, तो रुपीज़ का तो चलो 80 है, मतलब 80 रुपीज़ $1 के बराबर है, लेकिन ऐसे नहीं देखना है आपको। ये तो एक्सचेंज रेट है, लेकिन रियल ये चीज़ नहीं है। आपको अगर वहाँ पे रह रहे हो, यूएस में रह रहे हो, तो वहाँ के खर्चे जो मैंने बताया, तो ये बास्केट बनाई जाती है। क्या बास्केट होती है उसमें, जो डेली की यूज़ की, खाने पीना, रहना, कपड़ा, एजुकेशन, रेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब मिला के देखा जाता है। अब यहाँ पे आप गए टैक्सी से, जो आप 80 रुपये में पहुँच रहे हो, तो उधर उतनी दूर के लिए $1 में नहीं पहुँचोगे, अगर 80 रुपीज़ समझ रहे हो। वहाँ हो सकता है तुम्हें $3 लग जाए, तो खर्चे वहाँ के भी उस हिसाब से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो आपको देखने में 80 लाख रुपए यहाँ लग रहा है, 80 लाख रुपए लग रहा है। अब आपको क्या करना है कि इंडिया और यूएस का परचेजिंग पावर पैरिटी देखना है, जो कि 22 या 23 रुपीज़ है। यानी वहाँ पे जो $1 लाख मिल रहा है, $1 लाख मिल रहा है, $1 लाख मिल रहा है, उसको आपको क्या करना है, साइंटिफिकली कैलकुलेट करने के लिए ×23 करो, कि आपको 23 टाइम्स आपको खर्चा करना है ना। तो ये हो गया 23, मतलब रुपीज़ में कन्वर्ट किया हमने, डॉलर किस में कन्वर्ट किया, रुपीज़ में। तो समझो कि आपको जो $1 लाख, जो 80 लाख रुपए लग रहा था, वो एक्चुअली आपको 23 लाख, 23 ही लाख रुपए, मतलब खर्चे के हिसाब से 23 लैक्स है। बात समझे ही समझे, सुनो भाई, यूएस कंपनी दे रही है $1 लाख ऑफर, आप यहाँ खुश हो गए, आपको लगा 80 लाख रुपए, मतलब ये डॉलर था ना, आपको लगा 80 लाख रुपए मिल गए आपको। लेकिन यहाँ पे खुश नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे रह रहे हो, अगर वहाँ रह के कर रहे हो, वहाँ घर लिया, खाना पीना, रहना, कपड़े, तो यहाँ पे खुश मत हो, ठीक है। इंडिया वाले कितना दे रहे हैं, वो कंपनी 30 लाख रुपए दे रही है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये रुपीज़ में,
यहाँ पे ये सोचना है कि कौन सी कंपनी ज्वाइन करें, $1 लाख वाली जो कि 80 लाख रुपए देखने में लग रहे हैं, और या तो रुपीज़ में देखने को मिल रहे हैं, लग रहे हैं, और या तो 30 लाख रुपीज़ में। तो आपको ये सोचना है कि यार वहाँ पे रहूँगा तो वहाँ मुझे रेंट देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन है, रहना, खाना, कपड़ा, एजुकेशन, सारी चीज़ें। एक काम करते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी, चलो वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल जो भी फाइनेंशियल डेटा होता है, कॉमर्स ये होता है रिपोर्ट, तो वहाँ देखते हैं कि यार परचेजिंग पावर क्या है इंडिया और यूएसए का। तो इंडिया और यूएसए का एक्चुअली परचेजिंग जो पावर है वो $1, एक जो डॉलर है वो 23 रुपीज़ के बराबर है। एक्चुअली वो रुपीज़ के 23 के बराबर है। $1 के 23 रुपीज़ तुम्हें देने पड़ेंगे, 80 रुपीज़ नहीं, 80 रुपीज़ के बराबर वैल्यू नहीं है, 23 के बराबर वैल्यू है। ठीक है ना। यानी कि अगर आपको 1 लाख रुपए कंपनी दे रही है इन डॉलर, तो आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे 23, तो रुपीज़ में आएगा 23 लैक्स, मतलब 23 लैक्स ही मिल रहे हैं आपको। और इंडियन कंपनी कितना 30 लाख रुपए दे रही है। तो देखने में तुम्हें 80 लाख लग रहा था, वो एक्चुअली अगर वहाँ रह के देखा जाए वो सही नहीं था, मतलब खर्चों के हिसाब से ये, मतलब तुम बेनिफिट में नहीं थे। ये 30 लाख वाले में ज़्यादा बेनिफिट, अगर इंडिया में रह के कर रहे हो काम तो 30 लाख में भी तुम बचा ले जाओगे। उधर 1 लाख यानी 80 लाख रुपए में नहीं बचा पाओ, क्योंकि वहाँ पे खर्चे ज़्यादा है, क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी कितना 23 है, 23 है, 80 नहीं, एक के 80 रुपीज़ नहीं मिल रहे हैं, एक के 23 ही मिल रहे हैं हमें। वो $1 की कीमत 23 रुपीज़ ही हो रही है, 80 रुपीज़ नहीं हो पा रही है खरीदने और कंजम्पशन की बात करें। तो ये आपका क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी है। तो कितना आसान बना दिया आपके लिए, कितना आसान बना दिया मैंने, कि अगर आप कभी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस कंट्री के लिए उसके इंडिया अगर या इंडियन डोमेस्टिक, तो वहाँ से परचेजिंग पावर पैरिटी ज़रूर देख लो, अगर आप वहाँ पे रह रहे हो तो, कि वहाँ का आपका क्या, उस कंट्री का परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, या आप पढ़ लेना। ठीक है, लाइन वाइज तो भाई नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, हायर लेवल एजुकेशन पे, और मैंने इम्प्लीकेशन भी बता दिया सारी चीज़ें, वर्कर्स के लिए, बिजनेस के लिए, कि वहाँ से कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, या वहाँ से कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कितना कितना रिटर्न में रेट इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो आपको कंपेयर करना है फिर। ठीक है, करना भाई, कुछ तुमको भी करना पड़ेगा। क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं, कंप्लीटली समटाइम एक्यूरेट नहीं होती है क्या ये थ्योरी परचेजिंग पावर पैरिटी की। तो समटाइम क्या रियल वैल्यूज़ जो डॉलर की होती है वो इंडिकेट नहीं होती है। तो बहुत सारी रीज़न है, जैसे कि फर्स्ट इज़ दैट मैनी गुड्स आर नॉट इजीली ट्रेडेड, इमेजिन फॉर इंस्टेंट द हेयर कट्स आर मोर एक्सपेंसिव इन पेरिस दैन इन न्यूयॉर्क। तो डिपेंड करता है, समटाइम कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो बड़ी प्रीमियम होती हैं, जैसे पेरिस या यूरोपियन कंट्री में, दैन इन न्यूयॉर्क। तो वहाँ पे जो इंटरनेशनल ट्रैवलर होते हैं वहाँ पे हेयर कट करने से अवॉइड करेंगे। ठीक है। कुछ हेयर कटर्स जो होंगे न्यूयॉर्क से पेरिस चले जाएंगे उनको ज़्यादा पैसे मिलने के लिए। ठीक है, तो वुड कंटिन्यू बाई लेस हेयर कट इन पेरिस। तो ये एक ये होता है कि अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हेयर कटर से आप देखो कि पेरिस में क्या हमें ज़्यादा मिल जाएगा पैसा कमाने के लिए, तो ये नहीं है, बाकी सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, है ना। कि सिर्फ हेयर कट एक एग्जांपल के तौर पे हम नहीं देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो न्यूयॉर्क में, जैसे कि होम रेंट न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा है, तो हर बार ये यूनिफॉर्म नहीं होता है, हर जगह के लिए एलिजिबल नहीं है। कंज्यूमर टेस्ट के ऊपर भी है, जैसे जर्मन कार ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग अमेरिकन कार से, ज़्यादा महंगी भी होती हैं। तो ये पढ़ लेना। डेटा दिया हुआ है। ठीक है, बाकी जो डाउट है पूछ लीजिएगा।